everyone and a very warm welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik और आज की वीडियो होने वाली है कुछ 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के ऊपर, जो कि है प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल्स। तो ये 3 टॉपिक्स हम क्विकली डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद प्लेसमेंट। ठीक है, प्लेसमेंट का जनरल मतलब क्या होता है, आप लोगों ने ये टर्म सुनी होगी इफ़ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट स्पेशली। ठीक है, प्लेसमेंट होती है ना कि जब कॉलेजेस या वेर एवर यू गेट प्लेस्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वो होता है ना प्लेसमेंट, कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने लग जाते हो, इंटरव्यूज एंड वो सब प्रोसेसेस करके यू गेट प्लेस्ड ओवर देयर। तो प्लेसमेंट करने से पहले 2 इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हमें समझना चाहिए, या जो एक ऑर्गेनाइजेशन लुक फॉरवर्ड करती है। एक होता है पर्सन जॉब फिट और एक होता है पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट। सो दोनों में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दे कैन ऑल्सो बी इंटरचेंजेबली यूज्ड। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वील अंडरस्टैंड व्हाट इज पर्सन जॉब फिट। सो पर्सन जॉब फिट मतलब जो पर्सन है या जो एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉय बनने के लिए जो इंसान आ रहा है, जो इंडिविजुअल है, दैट इंडिविजुअल्स कैरेक्टरिस्टिक्स शुड मैच विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जॉब दैट पर्सन इज अप्लाइंग फॉर। उस चीज को कहते हैं पर्सन जॉब फिट। यानी कि जब एम्प्लॉय के केएसएस मैच द टीडीआरस ऑफ जॉब। अब आप बोलोगे केएसएस और टीडीआरस क्या होता है। सो केएसएस में के स्टैंड्स फॉर नॉलेज, S stands for skills and A stands for abilities. So when the knowledge, skills and abilities of the employee match with the tasks, duties and responsibilities of the job, तब हम बोलेंगे कि person job fit है, यानी कि ये जॉब इस इंसान के लिए फिट है और ये इंसान इस जॉब के लिए फिट है। ठीक है, I hope you understand this. And person organization fit is when there is a congruence between the individual and organizational factors. तो in general उस organization की कैसी values हैं, वो क्या goals के towards look forward करती है। जब organizational factors और जो individual के values और certain factors है, जब उन दोनों में congruence होता है, तब हम उसे बोलेंगे person organization fit. Now why do you think it is important to understand कि क्या एक इंसान इस job के लिए fit है, इस organization के लिए fit है कि नहीं? Because if we will place individuals who are fit for a job, who have a congruence with the organization, then high employee performance मिलेगी हमें। क्योंकि जो इंसान एकदम fit है उस job और उस organization के लिए, वो अच्छा perform करेगा, because that person will be more satisfied. Moreover, there will be lower turnover and absenteeism. Turnover, absenteeism दोनों terms हम previous videos जो organizational psychology पे है उस पर discuss कर चुके हैं, right? तो प्लेसमेंट के लिए ये चीजें देखना इसीलिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नाउ देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स दैट पीपल सी इन केस ऑफ प्लेसमेंट्स, जैसे कि प्लेसमेंट होने से पहले, जैसे कि जॉब परफॉर्मेंस एलिमेंट्स, कि जब इवेंचुअली आप जॉब में परफॉर्म करोगे तो उससे रिलेटेड भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो एज अ समबडी हु इज अप्लाइंग, वो भी अपने दिमाग में रखते हैं कि इस जॉब में परफॉर्म करने के लिए मुझे कितना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, क्या वहाँ के लोगों के साथ में कंपैटिबल हूँ कि नहीं, क्या मुझे वर्क पे प्रेजेंट रहना है या आई कैन डू इट फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम, कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है जो मैं साइन कर रही हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी मुझे डिसीजंस मेक करने में मिलेगी कि नहीं, डू आई हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क ऑन माई ओन प्रोजेक्ट्स। तो ये कुछ जॉब परफॉर्मेंस एलिमेंट्स होते हैं जो रिलेटेड होते हैं हमारे प्लेसमेंट से। सेकेंडली, देर आर सर्टन सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर एम्प्लॉय कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो एम्प्लॉयर है, यानी कि जो इंसान दूसरे एम्प्लॉयज को रिक्रूट कर रहा है प्लेसमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, वो कुछ एम्प्लॉय में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखता है, जैसे कि डज दिस एम्प्लॉय हैज एन एबिलिटी टू परफॉर्म दिस जॉब जो मैं इसको ऑफर करने जा रहा या जा रही हूँ। ठीक है, क्या इसके पास वो मोटिवेशन है, इंटेलिजेंस है, और अगर मैं इस इंसान को एज एन एम्प्लॉय रखूंगी तो मेरे लिए क्या रिस्क हो सकता है, एंड विल दिस पर्सन बी एबल टू गिव मी एन अप्रोप्रिएट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दैट इज रिक्वायर्ड बाय दिस जॉब एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया है एम्प्लॉय कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। एंड देन देर आर सर्टन प्रेडिक्टर्स ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया। प्रेडिक्टर्स ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया का मतलब क्या है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया तो हमने देख लिया कि भाई ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जो एम्प्लॉयज लुक फॉरवर्ड करते हैं देखने के, बट क्या चीजें हैं जो प्रेडिक्ट करेंगे कि आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया
आपका ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव उसमें है कि हाँ आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, प्लेसमेंट हो ही जाएगा, या इतना उसमें नहीं है. सो व्हाट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस यू हैव. ठीक है, और पहले आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में, वो चीज़ें, ये जो कुछ चीज़ें हैं ना जो यहाँ इस वाली टेबल में मेंशन्ड है, ये कुछ चीज़ें प्रिडिक्ट करती हैं कि क्या आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा जाने वाला है, आपका सिलेक्शन और प्लेसमेंट कैसा होने वाला है. सो व्हाट आर योर फिजिकल स्किल्स, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, इंटरेस्ट कैसी है, क्या सैलरी रिक्वायरमेंट्स है आपकी, सर्टिफिकेट्स एंड डिग्रीज कैसी प्रेजेंट है, कुछ अगर टेस्ट होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में जाने से रिलेटेड तो उसमें कैसे स्कोर्स आए हैं, पर्सनैलिटी कैसी है, वर्क रेफरेंसेस, जो अगर आपने पहले कहीं काम किया है तो फिर वहाँ के लोगों के रेफरेंसेस आपके लिए कैसे हैं, और आप जो काम करते हो अपने वर्क का कुछ रेफरेंस दिखाओ, सैम्पल दिखाओ. ठीक है, प्रीवियस जॉब्स एंड टेन्योर्स दैट यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ, ड्रग्स टेस्ट, या बेसिकली वो एक फिजिकल टेस्ट होता है. ठीक है, आपके अगेंस्ट कोई पुलिस रिकॉर्ड तो नहीं है, समथिंग लाइक दैट. सो दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर कवर्ड इन योर प्लेसमेंट. और प्लेसमेंट में ये जो हम सिलेक्शन क्राइटेरिया की बार बार बात करें, सो देर आर सर्टेन सिलेक्शन डिवाइसेस ऑल्सो दैट कैन बी यूज्ड to select employees or to select individuals to be the employees of an organization or to be placed in an organization. So ability testing, ठीक है, कुछ ऐसे टेस्ट लेना जिससे उस पर्सन की एबिलिटीज टेस्ट हो. सिचुएशन जजमेंट टेस्टिंग, यानी कि जो भी जॉब के लिए वो एक इंसान अप्लाई करने आया है उसको उसी जॉब से रिलेटेड कोई सिचुएशन प्रेजेंट कर दी और उनको बोला कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है सो व्हाट विल यू डू. सपोज वी हैव हायर्ड यू एंड दिस इज द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट यू फेस व्हाइल डूइंग द जॉब, सो व्हाट विल यू डू. सो उस एम्प्लॉय का, उस इंडिविजुअल का कैसा रिस्पॉन्स होगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू आर सॉर्ट ऑफ जजिंग वेदर दैट पर्सन विल बी केपेबल और नॉट. असेसमेंट सेंटर्स होते हैं जहाँ पे प्रॉपर पूरा असेसमेंट किया जाता है. डेवलपमेंट सेंटर्स होते हैं जहाँ पे अगर कोई आपको लगता है कि दिस ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड और ये ट्रेनिंग करके शायद ये इंडिविजुअल फिट रहेगा, तो डेवलपमेंट सेंटर्स. साइकोमेट्रिक टेस्टिंग की जाती है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो साइकोमेट्रिक टेस्टिंग में इनिशिएट करते हैं जिससे हम जो है एम्प्लॉयज़ की एबिलिटीज़ और उनके जो एप्टीट्यूड है उन सारी चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं. फिर पीयर असेसमेंट्स किए जाते हैं कि जो भी प्रीवियस जगह में जहाँ पे भी उन्होंने काम किया है अगर कोई, तो वहाँ पे जो उनके साथ पीयर्स थे उनका कैसा फीडबैक है, उनका कैसा असेसमेंट है. सो दीज आर सर्टेन थिंग्स रिलेटेड टू योर प्लेसमेंट बिट. अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग की. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जब आप एक बारी पार्ट सॉर्ट ऑफ पार्ट बन चुके हो तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स दे प्रोवाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. ठीक है, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिज़ाइन करते हैं. क्यों डिज़ाइन करते हैं? क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज़ को अप टू डेट रखना चाहते हैं, उनकी स्किल्स को पॉलिश्ड रखना चाहते हैं ताकि उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस हायर रहे, उस एम्प्लॉय को एक पर्सनल ग्रोथ भी फील हो और ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ फील हो. ठीक है, सो ट्रेनिंग प्रोग्राम फुल्ली डेवलप करने से पहले करना होता है TNA विच इज ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस. नाम से ही समझ आ रहा है ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस का क्या मतलब है, कि ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है या कहाँ पे ज़रूरत है ट्रेनिंग की, उसको पहले एनालाइज कर लेना. सो इट इज़ बेसिकली यू आर सिस्टमैटिकली गैदरिंग डेटा टू फाइंड आउट वेयर आर द गैप्स दैट आर एग्जिस्टिंग इन दी स्किल्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स ऑफ एम्प्लॉयज़. तो कौन सी जगह में वो एग्जैक्टली गैप हैं, क्या कोई स्किल्स की कमी है, क्या कोई नॉलेज की कमी है, क्या कोई एटीट्यूड चेंज होना चाहिए एम्प्लॉयज़ का, किस एरिया में होना चाहिए. सो उन सारी चीज़ों के बारे में डेटा कलेक्ट करना ताकि हम एनालाइज कर सकें कि ट्रेनिंग की नीड क्या है, उसके हिसाब से फिर जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डेवलप होते हैं. नाउ देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग मेथड्स. या तो ऑन साइट ट्रेनिंग हो सकती है या फिर ऑफ साइट ट्रेनिंग भी हो सकती है. ऑन साइट ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि आप जॉब में रह के ट्रेनिंग कर रहे हो. ऑफ साइट ट्रेनिंग का मतलब होता है दैट यू आर नॉट डूइंग द जॉब एंड यू आर जस्ट डूइंग द ट्रेनिंग. सो ऑन साइट ट्रेनिंग मतलब या तो आप जॉब पे काम करते करते आपको कोई ट्रेन कर रहा है, सपोज कोई सीनियर मैनेजर है उसके अंडर आपको जॉब करा रहे हैं ताकि आप उनसे ट्रेनिंग लेते रहो. वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग हो सकती है. वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग होता है ना कि बिफोर यू गेट इनटू द एक्चुअल सॉर्ट ऑफ जॉब इन्वायरमेंट, आपको एक सिमुलेटेड जॉब इन्वायरमेंट में ट्रेनिंग दी जाती है. मोस्टली इफ़ यू हैव हर्ड कि जैसे जो पायलट्स होते हैं, जब पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है तो उनको डायरेक्टली एक एरोप्लेन उड़ाने के लिए नहीं बोल दिया जाता कि आप ट्रेन कर लो. रैदर कुछ सिमुलेटेड कॉकपिट्स होते हैं जिनमें उनकी प्रैक्टिस कराई जाती है पहले. सो वो होता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, जहाँ पे आप पहले कुछ सिमुलेटेड स्पेसेस में प्रैक्टिस करते हो एंड देन यू गेट ऑन द एक्चुअल फील्ड ऑफ वर्क.
फिर जॉब रोटेशन हो सकता है. इफ़ यू रिमेंबर इन टुडेज 2 PM वाली जो वीडियो थी, उसी में हमने बात करी थी जॉब डिज़ाइन की एंड जॉब डिज़ाइन टेक्निक्स की. उसमें से एक जॉब डिज़ाइन टेक्निक जॉब रोटेशन थी. इफ़ यू हैव मिस्ड दैट वीडियो यू कैन गो अहेड एंड वॉच इट. प्लेलिस्ट की पूरी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें अभी तक के जितने वीडियोस कवर हुए हैं वो सब अवेलेबल है आपको इस सीरीज से रिलेटेड. सो जॉब रोटेशन क्या था कि जहाँ पे आप एक एम्प्लॉय को उसी के वर्क, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर था ना जॉब रोटेशन, तो उसी के वर्क इन्वायरमेंट में, उसी के वर्क ग्रुप में जो है उसकी जॉब को ट्रांसफर करके उसको दूसरी कोई जॉब प्रोवाइड करो, ताकि उस एम्प्लॉय के जॉब में वैरायटी ऐड हो सके, उसका बोर्डम कम हो सके, प्लस उससे वो अलग अलग टाइप के जॉब्स की स्किल्स भी गैदर करता जाएगा. ठीक है. एंड देन ऑन साइट ट्रेनिंग कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ अप्रेंटिसशिप. अप्रेंटिसशिप क्या होता है कि आप स्टडी भी कर रहे हो और साथ साथ ऑन जॉब ट्रेनिंग भी कर रहे हो. सो आप जॉब भी कर रहे हो और साथ साथ आप स्टडीज भी अपनी उससे रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड कर रहे हो. सो दैट इज योर अप्रेंटिसशिप. एंड आफ्टर दैट वी कैन ऑल्सो हैव ऑफ साइट ट्रेनिंग. ऑफ साइट ट्रेनिंग में कि जैसे आपको लेक्चर सीरीज प्रोवाइड की है, कॉन्फ्रेंसेज में बुला रहे हैं, प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ ओरिएंटेशन या इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, दैट दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, या कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं. सो ये कुछ ऑफ साइट ट्रेनिंग होती है जिसमें आप जॉब में डायरेक्टली काम नहीं करते. यू आर लर्निंग द थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स एंड ऑन साइट इज यू आर लर्निंग द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इट. ठीक है. सो दीज आर अबाउट योर ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग मेथड्स. एंड नाउ वी क्विकली मूव ऑन टू द थर्ड टॉपिक ऑफ टुडे, जो कि है परफॉर्मेंस अप्रेजल. तो एक बार आपकी प्लेसमेंट हो गई, प्लेसमेंट होके आपने काम किया, सब कुछ किया, एंड आपकी ट्रेनिंग भी करा रही है ऑर्गेनाइजेशन. ट्रेनिंग कराने के बाद वंस अगेन यू आर फुल्ली रेडी टू वर्क हार्ड एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. फिर कैसा आप परफॉर्मेंस कर रहे हो उसके बेसिस पे आपको अप्रेजल्स भी मिल सकते हैं. अप्रेजल्स इन द फॉर्म्स ऑफ रिवॉर्ड्स. ठीक है. या तो मॉनेटरी रिवॉर्ड्स या इंसेंटिव्स या वर्बल प्रेजेस, कोई भी जो है अप्रेजल जो बेसिकली मिलता है, यूजुअली इट्स मॉनेटरी इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो परफॉर्मेंस अप्रेजल में होता क्या है कि एक एम्प्लॉय की वर्थ को एनालाइज किया जाता है एंड वो कितना उस पर्टिकुलर जॉब में और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट दे रहा है, वो चीजें एनालाइज करके ऑन द बेसिस ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स उसके परफॉर्मेंस का अप्रेजल किया जाता है, उसको अप्रेज किया जाता है. नाउ व्हाट आर सम ऑफ द मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. सो हम कुछ 5 मेथड्स आज डिस्कस करने वाले हैं. पहला मेथड इज MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स. इफ यू रिमेंबर इन one video completely was dedicated to management by objectives, जो कि एक एप्लीकेशन है गोल सेटिंग थ्योरी की. दोनों चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, याद है. सो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स क्या था कि जो सुपरवाइजर है और जो मैनेजर है वो आपस में मिलके गोल्स डिसाइड करते हैं, गोल्स सेट करते हैं, एक टाइम ड्यूरेशन के वक्त उन गोल्स को अचीव करते हैं. सो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब सुपीरियर और मैनेजर या सुपरवाइजर और मैनेजर ना होके आपके मैनेजर हैं और आपकी एम्प्लॉयज हैं, वो दोनों मिलके जो है पहली चीज आइडेंटिफाई करते हैं, फिर एक प्लान बनाते हैं, ऑर्गेनाइज्ड प्लान करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए इस स्पेसिफिक अप्रेजल पीरियड में फोकस करने के लिए. मतलब अगर आपको इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस को अप्रेजल करना है, सो यू कैन फोकस ऑन दीज पर्टिकुलर बिहेवियर्स. ये हमारा प्लान रहेगा कि हम ये कुछ इतना काम देंगे एंड हाउ द पर्सन बिहेव्स ऑन दिस वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी गिव और नॉट गिव द अप्रेजल. तो यूजुअली जो ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स वाला अप्रेजल मेथड होता है, इट इज़ यूजफुल फॉर द सीनियर मैनेजर्स. ठीक है. सो नॉट फॉर द एम्प्लॉयज एज मच, बट जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं, सीनियर लेवल पे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके अप्रेजल्स के लिए ये एक मेथड इंपॉर्टेंट है. गोल्स सेट हो रहे हैं, प्लान बन रहा है पूरा ऑर्गेनाइज होके, और फिर उसके बाद आगे जाके कम्युनिकेशन होता है कि कैसे ऑब्जेक्टिव्स हमारे होने चाहिए उस स्पेसिफिक अप्रेजल टाइम पीरियड के दौरान. उसके बाद अ वेरी रिनाउंड टाइप ऑफ अ फीडबैक इज 360 डिग्रीज फीडबैक. सो 360 डिग्रीज फीडबैक एक मल्टी डायमेंशनल फीडबैक है. जैसा आपको नाम से लग रहा है ये 360 डिग्री, मतलब जितने पॉसिबल लोग हैं उनसे हम फीडबैक ले लेते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है कि एक एम्प्लॉय के वर्क को और उसके ओवरऑल सॉर्ट ऑफ बिहेवियर को इन एन ऑर्गेनाइजेशन इवैल्यूएट किया जाता है बाय यूजिंग फीडबैक दैट इज कलेक्टेड
फ्रॉम ऑल ऑफ द पीपल हु आर इन द सर्कल ऑफ दैट एम्प्लॉय, चाहे वो उस एम्प्लॉय के डायरेक्ट मैनेजर्स हों, उसके साथ जो को-वर्कर्स हैं वो हों, या उसके जो कस्टमर्स हैं जिनके साथ वो डील कर रहा है वो हों, या फिर एक डायरेक्ट रिपोर्ट जो उनको मिल रही है वो हो. So 360-degree feedback involves taking a feedback about an employee's performance from everybody in that employee circle. ठीक है, और उसके बेसिस पे फिर आप अपना अप्रेजल का डिसीजन डिसाइड करते हो एज अ सीनियर लेवल पर्सन. एंड 360 डिग्रीज फीडबैक का बेसिक एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे बायसनेस जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि आप सबसे ही अप्रेजल ले रहे हो, तो हर कोई तो बिल्कुल ही गलत नहीं कह सकता ना. सो एक बायसनेस का जो फैक्टर है वो रिड्यूस होता है. ठीक है. अनदर मेथड ऑफ अप्रेजल कैन बी द असेसमेंट सेंटर मेथड. असेसमेंट सेंटर मेथड में क्या होता है कि एम्प्लॉयज को बोला जाता है कि कुछ सोशल सिमुलेशन एक्सरसाइजेज होती है ना. सोशल सिमुलेशन एक्सरसाइजेज मतलब या तो आप इनफॉर्मल डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करो, जैसे बोलते हैं ना ग्रुप डिस्कशन है, कोई भी एक टॉपिक दे दिया एंड यू आर आस्क्ड टू डिस्कस, या फिर कुछ फैक्ट फाइंडिंग एक्सरसाइजेज में, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स में आपके सामने कोई प्रॉब्लम डाल दी और आपको बोला है कि मेक अ डिसीजन या कुछ आप डिसाइड करो सोल्यूशन इस प्रॉब्लम के साथ डील करने के लिए, या कोई रोल प्ले में उनको एंगेज करा रहे हैं. तो ये जो सोशल सिमुलेशन एक्सरसाइजेज होती है ना, उनमें एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेट करने के लिए बोला जाता है. एंड हाउ दे परफॉर्म इन दीज एक्सरसाइजेज, वो कैसा अपना रोल प्ले में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो कैसा इन वेरियस टास्क में परफॉर्म कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी असेस दैट एम्प्लॉय एंड वी डिसाइड अबाउट द अप्रेजल थिंग्स. तो ये हो गया असेसमेंट सेंटर, कि एक असेसमेंट सेंटर ही बना हुआ है जहाँ पे डिफरेंट सोशल सिमुलेशन एक्सरसाइजेज हो रही हैं और वहीं पे एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को भी असेस किया जा रहा है. फिर आपके साथ हो सकते हैं अनदर टाइप ऑफ अप्रेजल मेथड नोन एज बार्स, जिसको बोलते हैं बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल. ठीक है, ये एक बारी एमसीक्यू में भी आ चुका है डीयू के प्रीवियस ईयर पेपर्स में. अगर आप देखेंगे आई थिंक 2018 या 2019 डीयू एमए साइकोलॉजी के पेपर में आया था ये क्वेश्चन. BARS का फुल फॉर्म भी आया था शायद. सो बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल क्या होता है कि यहाँ पे जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर किया जाता है विद सम स्पेसिफिक बिहेवियरल एग्जाम्पल्स, जिनको कुछ न्यूमेरिकल रेटिंग के साथ एसोसिएट किया जाता है. कि सपोज अगर आपने ऐसा बिहेवियर किया है तो आपको इतनी रेटिंग मिलेगी, अगर आपने ऐसा किया है तो आपको इतनी मिलेगी. सो एम्प्लॉय की कैसी परफॉर्मेंस है उनको इन कुछ स्पेसिफिक बिहेवियरल एग्जाम्पल्स के साथ कंपेयर करके उनके बिहेवियर्स को रेटिंग दी जाती है, और रेटिंग पे फिर किस टाइप की रेटिंग आती है उसके बेसिस पे उनका अप्रेजल जो है वो डिसाइड किया जाता है. अब यहाँ पे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं. हाउ आर दे, क्योंकि हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कुछ स्पेसिफिक बिहेवियरल एग्जाम्पल से ले रहे हैं तो वो आपका क्या हो गया क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स. अब उन बिहेवियरल एग्जाम्पल्स की हमने न्यूमेरिकल रेटिंग्स भी दी हुई है तो वो आपका हो गया क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट. तो ये टाइप का स्केल होता है जिसको हम यूज करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल्स में. And another very important type of performance appraisal is the psychological appraisals. तो psychological appraisal एक बिल्कुल अलग है उन appraisal methods से जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक के जो performance appraisal methods थे वो उस employee का कैसा पहले का वो काम कर चुका है उस पे बेस्ड है ना. चाहे आप देखो जो हमने अभी जस्ट स्केल किया है कि पहले employee की कैसी परफॉर्मेंस रह चुकी है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं. बट साइकोलॉजिकल अप्रेजल्स जो है वो डिटरमिन करते हैं कि उस एम्प्लॉय का हिडन पोटेंशियल क्या है, क्या क्या पोटेंशियल उस एम्प्लॉय में एज एन इंडिविजुअल प्रेजेंट है जिसको अगर हम पॉलिश करें, थोड़ी और ट्रेनिंग दे तो वो निकल के आ सकता है. सो यहाँ पे हम एक एम्प्लॉय की फ्यूचर परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं रादर दैन उसके पास्ट वर्क से स्टिक ऑन करते रहना. तो ये एक टाइप का साइकोलॉजिकल अप्रेजल होता है जहाँ पे ऑफकोर्स वी हैव द क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट, कोई भी नहीं कर सकता इसको. तो एक क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट होता है जो काफ़ी सारे टेस्ट कंडक्ट करता है, जैसे कि उस एम्प्लॉय के साथ इन डेप्थ इंटरव्यूज कर सकते हैं, या उनको कुछ साइकोलॉजिकल या साइकोमेट्रिक टेस्ट दे सकते हैं, या उनके साथ डिस्कशंस कर सकते हैं. देयर कैन बी अदर वैरायटी ऑफ टेस्ट. ठीक है, और भी कई सारे टेस्ट हो सकते हैं. हो सकता है साइकोलॉजिस्ट ने अपना खुद का कोई टेस्ट बना लिया हो विच इज़ ऑफ कोर्स वैलिड, रिलायबल एंड नॉर्म्स हो उसके. सो साइकोलॉजिकल अप्रेजल में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे हम एम्प्लॉय के फ्यूचर परफॉर्मेंस पे फोकस करते हैं और उसका जो पास्ट वर्क हो चुका है उस पर हम इतना फोकस नहीं कर रहे. हम एम्प्लॉय का हिडन पोटेंशियल फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. सो दीज आर योर वेरियस मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, एंड विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज वीडियो.
आई होप कि आपको आज की वीडियो में कई सारी नई टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स पता लगे होंगे. इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और कोई सजेशंस है तो आप वो भी डाल सकते हैं. एंड विद दिस वीडियो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी कवर द पेपर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी एज वेल. तो ये जो साइकोलॉजी एंट्रेंसेस लेट्स क्रैक इट सीरीज है, जिसमें हम आपके अंडर ग्रेजुएट लेवल का पूरा सिलेबस साइकोलॉजी का कवर कर रहे हैं विद अ लॉट ऑफ पेपर्स एंड टॉपिक्स, उसमें हमने अभी तक 3 पेपर्स कवर कर लिए. नॉन स्टॉप आई हैव बीन पोस्टिंग 2 वीडियोस पर डे, 1 at 2 PM, 1 at 6 PM, जस्ट फॉर यू गाइज. तो हम बायो साइकोलॉजी, जनरल साइकोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के पेपर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. इफ़ यू फील कि कोई वीडियो आपने मिस कर दी है तो यू कैन गो ऑन टू द लेट्स क्रैक इट प्लेलिस्ट और आप उस वीडियो को देख सकते हैं. And till then, I would really request you to please do subscribe to the channel of Mind Review, hit the like button and the bell icon as well. और अपने friends, family, जो भी कोई psychology में interested हो, जिसके लिए ये videos और ये channel useful हो सकता है, please make sure you share it with them. And that is it for today. Also, one more little announcement, since a lot of people have been reaching out to me on social media, on Instagram, and asking for previous year MCQ practice. So मैंने क्या decide किया है that if possible daily or if possible on a weekly basis, जो community tab post होता है ना, कम्युनिटी टैब पोस्ट जो है यूट्यूब के चैनल का, उस कम्युनिटी टैब पोस्ट पे इन द फॉर्म ऑफ पोल्स आई विल पुट इन सर्टन प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज. तो जैसे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, वो कुछ कॉन्सेप्ट्स उन पेपर्स से रिलेटेड जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वो पोल्स के फॉर्मेट में मैं कम्युनिटी टैब पोस्ट में पोस्ट कर दूंगी अलॉन्ग विद द आंसर्स ऑफ कोर्स इन द कमेंट सेक्शन. उससे क्या होगा कि you will be able to also sort of अंडरस्टैंड कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और आप अपनी जो अभी हम थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं उस नॉलेज को अप्लाई करना भी सीख पाएंगे. सो इफ़ यू फील दैट दिस आइडिया इज़ गुड इनफ और ये आपके लिए यूजफुल हो सकता है, देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आपको लगता है कि इससे भी बेटर कोई ऑप्शन है या सजेशन है जो हम कर सकते हैं MCQ प्रैक्टिस के लिए, देन डू लेट मी नो दैट एज वेल. ठीक है, सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन हैव अ वेरी गुड डे, स्टडी वेल, रेस्ट वेल एंड बाय बाय.